Hello everyone. So today we are going to start chapter molecular basis of inheritance of class 12th biology. तो इससे पीछे वाले चैप्टर में हमने इनहेरिटेंस के बारे में जेनेटिक जो बेसिस होते हैं कुछ पैटर्न्स के उनके बारे में हमने स्टडी कर ली थी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन देखेंगे डीएनए की क्या होती है, डीएनए पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे, साइलेंट फीचर क्या क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स क्या होते हैं, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में हमें पढ़ना है, आरएनए वर्ल्ड डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, जेनेटिक कोड क्या है और जो ट्रांसलेशन क्या है, लैक ऑपरेन वगैरह हम इस चैप्टर में कवर करते हैं। ठीक है, तो हम अवेयर हैं कुछ कंसेप्ट जो होते हैं इनहेरिटेंस के उनसे ऑलरेडी, उनके पैटर्न से, उनके जेनेटिक बेसिस से, क्योंकि ये हमने पीछे वाले चैप्टर में जो है इसका बेसिक्स कवर कर लिया है। तो हम जानते हैं जो जेनेटिक बेसिस होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड में रिसाइड करते हैं जो कि लिविंग बींग्स में पाया जाता है। तो दो टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, कौन से? एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए होता है वही एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल के जैसे कुछ ही वायरसेस में एक्ट करता है, अदरवाइज जो इसका मेजर रोल होता है वो एज अ मैसेंजर के तौर पे होता है। डीएनए कहाँ लोकेटेड होता है? न्यूक्लियस में। मतलब देखो, प्राइमरी तो डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में होगा, लेकिन वो कहाँ मिलता है फिर? सेल स्ट्रक्चर्स में ही मिल सकता है, जैसे कि अपना ये जिनको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे डीएनए की। तो ये हमारा जो है बेसिक था सारा। डीएनए सबसे पहले किन्होंने आइसोलेट किया था? फ्रेडरिक माइकर ने। ठीक है, कौन से ईयर में? 1869 में। और फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन आइडेंटिफाइड इट्स मोलिकुलर स्ट्रक्चर। इनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो था डीएनए का 1953 में वो क्रिक एंड जेम्स वॉटसन ने आइडेंटिफाई किया था। डेफिनेशन क्या है डीएनए की? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कैरी करता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शन जो आगे यूज होती है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, फंक्शनिंग में, रिप्रोडक्शन में। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में, और बहुत सारे वायरसेस में भी। तो ये एक लॉन्ग पॉलीमर होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की, एंड जो लेंथ डीएनए की वो डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स उनमें प्रेजेंट है। मोस्ट डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके पास दो बायोपॉलीमर स्ट्रैंड होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऐसे कोइल्ड होते हैं, मतलब ऐसे कोइल्ड आप समझ रहे हो, मतलब ऐसे गोल गोल में एक दूसरे के साथ ऐसे कोइल्ड होते हैं। ठीक है, अराउंड ईच अदर टू फॉर्म डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो कि आगे यहाँ आपको दिख जाएगा एनसीईआरटी में। तो ये जो दो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं इनको हम क्या नाम देते हैं? जो एक दूसरे के कोइल्ड होती हैं और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं, ये दो डीएनए के स्ट्रैंड, इनका नाम होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड एज दे कंपोज्ड ऑफ, क्योंकि ये सिंपल मोनोमर यूनिट से बनी है जिनका नाम क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से बनी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, हम दो डीएनए की स्ट्रैंड्स को बोलते हैं। हर एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो कंपोज होता है 4 नाइट्रोजन से, जो क्या क्या कंटेन करती है? न्यूक्लियोबेसिस। न्यूक्लियोबेसिस कौन से? सच एज साइटोसाइन, एडिनाइन, गुआनिन एंड थाइमिन। ठीक है, और एक फॉस्फेट ग्रुप। देखो, 4 तो नाइट्रोजन बेसिस हो गए। ठीक है, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा और एक शुगर होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोज। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो कनेक्टेड होते हैं किसके द्वारा? कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, एक चेन बनाते हैं बिटवीन शुगर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, ए जो शुगर है किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड का, और जो फॉस्फेट है दूसरे का। ठीक है, तो रिजल्टिंग इन एन अल्टरनेटिंग शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो इनकी जो अल्टीमेटली जो इनकी बैकबोन होगी वो शुगर और फॉस्फेट की होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इनकी जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट की होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये 5 डैश पे फॉस्फेट है, 3 डैश पे यहाँ पे शुगर का है। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है इससे, शुगर वाले से। तो यहाँ तक हो गया कि फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है। डीएनए कंसिस्ट करता है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, और इसकी जो बैकबोन होती है वो रेजिस्टेंस होती है टू क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है कि मतलब उसका जो स्ट्रक्चर जो उसमें विकृत हो जाता है, क्लीवेज उसमें बन जाते हैं बीच में, या तो वो सेंट्री जो सेंट्रीपिटल मतलब उसमें फॉर्मेशन हो जाए सेंट्रीपिटल टाइप, या फिर सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि या तो वो इनवर्ड्स ग्रो करे या आउटवर्ड्स ग्रो करे। ठीक है, उससे मतलब ऐसा नहीं हो सकता, मतलब काफी मतलब बैकबोन ऑब्वियसली यार, अगर इसकी बैकबोन फ्लेक्सिबल होती है डीएनए की
तो ये डिस्ट्रॉय भी हो सकता था, मतलब ठीक है, तो क्लीवेज हो जाती या फिर विकृत हो जाता डीएनए, तो फिर आगे जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मेकअप जो पास होना, वो कैसे अच्छे से हो पाता। तो जो दोनों स्ट्रैंड होती है डीएनए की, वो सेम बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और इस इंफॉर्मेशन को फिर रेप्लिकेट करती है जब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाए। ठीक है, तो ये जो दोनों स्ट्रैंड्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है और एंटी पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, एंटी पैरेलल, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो साइलेंट फीचर क्या क्या है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के, तो डीएनए कंपोज होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से और इसके बैकबोन जो है कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ शुगर फॉस्फेट। ठीक है, और बेसिस इनके अंदर प्रोजेक्ट होते हैं। अंदर कैसे होते, रुको, ये देखो, ये इनके अंदर बेसिस है इनकी, ये दिख रहे हैं ये आपको, ये बेसिस है, कोई एडेनाइन थाइमिन जो भी है। तो जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए की, वो पोजेस करती है एंटी पैरेलल पोलैरिटी। ठीक है, इंप्लाइज क्या कि पोलैरिटी जो है वन स्ट्रैंड की वो 5 एंड से 3 एंड तक होती है, दूसरे की 3' to 5' होती है। तो द बेसिस इन स्ट्रैंड आर पेयर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये जो इसके जो बेसिस होते हैं, ये एक मिनट कहाँ गया, ये जो बेसिस हैं ये एक दूसरे से कैसे अटैच है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनके बीच में। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि एडेनाइन फॉर्म करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमीन के साथ, एडिनाइन जो है थाइमाइन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, अपोजिट स्ट्रैंड से, जबकि ग्वानिन साइटोसाइन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपको याद रखना है कि कौन से में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, कौन से में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट जो प्यूरिन्स है वो हमेशा अपोजिट होते हैं पिरामिडाइन के। तो जो दोनों स्ट्रैंड है या चेन है वो एक दूसरे के कोइल्ड होती है राइट हैंडेड फैशन में, और पिच जो होती है हेलिक्स की वो 3.4 नैनोमीटर होती है, ये आपको याद रखना है, और होते हैं हर एक टर्न में। तो जो डिस्टेंस होता है एक बेस, मतलब बिटवीन अ बेस पेयर एक हेलिक्स में, वो अराउंड 0.34 नैनोमीटर का होता है। तो द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर अनदर इन डबल हेलिक्स एंड, ठीक है, देखो ये ऐसे जहाँ पे ये स्टक है ना एक दूसरे के साथ, ऐसे ये प्लेन, ये बेसिस है। ठीक है, अराउंड 10 होते हैं, एक जो है बेस का दूसरे बेस के साथ कितना डिस्टेंस पे होते हैं, अराउंड 0.34 नैनोमीटर। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डिसाइड करती है ऑन वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड, किसी भी एक स्ट्रैंड पे, जिसको हम सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म होता है प्यूरिन और पिरामिडिन के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो जो ओनली बेस अरेंजमेंट पॉसिबल है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में, वो कौन सी, एडेनाइन की थाइमिन के साथ, थाइमिन की एडेनाइन के साथ, ग्वानिन की साइटोसिन के साथ और साइटोसिन की ग्वानिन के साथ, यानी AT और CG। आपको ये चीज याद रखनी है, ATGC ATGC ATGC। ठीक है, जो हर एक क्रोमोसोम है वो कंसिस्ट करता है एक कंटिन्यूअस थ्रेड, जैसे कि मोलिक्यूल हो गया डीएनए का, जो कोइल्ड टाइटली अराउंड प्रोटीन्स के अराउंड टाइटली जो है कोइल्ड होता है और कंटेन करता है एक पोर्शन, कितने जो है, मतलब बहुत सैकड़ों बेस पेयर्स का। डीएनए क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसको हम कहते हैं दैट मेकअप योर डीएनए। तो द मैनर इन विच डीएनए इज पैक्ड इनटू क्रोमैटिन, क्रोमैटिन में पैक्ड होता है, इज अ फैक्टर दैट कंट्रोल द, जिस मैनर में डीएनए पैक्ड होता है क्रोमेटिन के अंदर, ठीक है, वो कैसे पैकेज्ड है उसके अंदर, वो फैक्टर डिटरमाइन करता है कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन की, प्रोटीन की जो प्रोडक्शन है, प्रोटीन की जो प्रोडक्शन है वो कितनी और कैसे होगी। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स से पहले हम एक बार ये समझेंगे, ये सेंट्रल डोगमा वाला होता है, मतलब एज इट इज ऐसा क्वेश्चन भी आया है कि भाई आपको डीएनए आरएनए ये तो ऐसे कैसे लिखा होता है, ये रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ऊपर से उड़ा हुआ होता है। तो ये चीज़ हम पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन, यहाँ पे सबसे पहले रेप्लिकेशन आता है, डीएनए से एमआरएनए बनने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बनाने वाले को ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन को ट्रांसलेशन। ठीक है, सेंट्रल डोगमा इसको कहते हैं। अब बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की। तो इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में अलग अलग इसमें हम पढ़ते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में अगर मैं बात करूं तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता है। ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोट्स में, और देयरफॉर जो डीएनए है वो हेल्ड टुगेदर विद कुछ प्रोटीन की मदद से वो टुगेदर हेल्ड होते हैं किसी भी रीजन में, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। हेयर जो डीएनए है वो ऑर्गेनाइज होता है किसकी फॉर्म में, लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। देखो प्रोकैरियोट्स का था बहुत ही सिंपल, लेकिन यूकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो कैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है डीएनए की, वो कॉम्प्लेक्स होती है, यानी थोड़ी जटिल होती है। 1974 में रेगर कोंडबर्ग ने क्या रिपोर्ट किया कि जो क्रोमोसोम है वो कंपोज्ड होता है प्रोटीन से और डीएनए से। क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब कि अमाइनो एसिड की प्रेजेंस के बेसिस पे अमाइनो एसिड की जो रेसिड्यूज हैं
चार्ज्ड साइड चेन्स पे एक प्रोटीन गेन करता है चार्ज, ठीक है। प्रोटीन गेन्स इट्स चार्ज, प्रोटीन अपना चार्ज को गेन करता है। हिस्टोन्स जो है प्रोटीन होते हैं जो कि आर्गिनिन और लाइसिन रेसिड्यूज में रिच होते हैं। ये जो दोनों ही अमाइनो एसिड होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं और अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं टू मेक अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, 8 मॉलिक्यूल की यूनिट बनाने के लिए, जिसको नाम दिया हमने हिस्टोन ऑक्टामर। ये याद रखना है हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है, ठीक है। जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो रैप्ट होता है इस पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड टू फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम याद रखना है आपको, ठीक है। न्यूक्लियोसोम जो होता है वो 4 टाइप का होता है। H2A मतलब इसमें मतलब 4 टाइप के प्रोटीन से ये जो है बना होता है, H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है, जो कि पेयर में होते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोसोम का, एक न्यूक्लियोसोम अराउंड कंप्राइज करता है 200 बेस पेयर डीएनए हेलिक्स के, एंड दीज आर रिपीटिंग, और ये रिपीटिंग यूनिट होती है क्रोमेटिन की, जो कि थ्रेड लाइक कलर्ड बॉडीज होती हैं न्यूक्लियस में, जो हम सेल डिवीजन वगैरह में आप पढ़ के आ चुके होंगे, क्रोमेटिड फाइबर, क्रोमेटिन्स वगैरह। और ये कैसी दिखती है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग के जैसे इनकी अपीयरेंस होती है। अब अगर बात करें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की, ये क्या होता है, ये एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन, मतलब क्रोमेटिन की पैकेजिंग में एट बहुत हायर लेवल पे। फॉलोइंग रीजन जो है प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन में, कौन सा, एक होता है यू क्रोमेटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन में क्या होता है, एक लूजली पैक्ड मतलब टिपिकल न्यूक्लियस होता है ये, ठीक है, मतलब बहुत ही लूजली पैक्ड टिपिकल सा न्यूक्लियस होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्या होता है वो आगे समझ आ जाएगा। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, ये डेंसली पैक्ड और स्ट्रेन्स, मतलब काफी डार्क और डेंसली पैक्ड होते हैं। ट्रांसक्रिप्शनली ये इनएक्टिव होते हैं, आपको इतना याद रखना है। अब बात करेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल की, तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो अर्ली नेम जो इट वाज एन अर्ली नेम फॉर डीएनए। 1928 में जो साइंटिस्ट थे वो अवेयर नहीं थे कि डीएनए जो है कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो इस बात से अवेयर थे कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट कैरी किया किसके ऊपर, न्यूमोनोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर। तो ये बैक्टीरिया जो है 2 टाइप के थे, एक स्मूथ टाइप और एक रफ टाइप, ठीक है। जब स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया को ग्रो कराया गया एक कल्चर प्लेट में, तो कुछ ने प्रोड्यूस की रफ कॉलोनीज जबकि कुछ ने प्रोड्यूस कर दी स्मूथ और शाइनी कॉलोनीज। तो ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज बिकॉज जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो कंसिस्ट कर रहा था पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड क्या होता है, जो म्यूकस की जो कोट होती है वो, ठीक है। तो जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसके पास था पॉलीसेक्राइड कोट, जबकि आर था, आर के पास ऐसी कोट नहीं थी, यानी आर के पास कोई म्यूकस कोट नहीं थी। तो जब एक माउस को इन्फेक्ट किया गया विद एस स्ट्रेन के साथ, तो वो मर गया न्यूमोनिया के इन्फेक्शन की वजह से। लेकिन जब माइस को इन्फेक्ट किया गया आर स्ट्रेन से, तो उसने कोई इन्फेक्शन को डेवलप नहीं किया, ठीक है। तो यानी कि आपको ये चीज याद रखनी, देखो माइस डाई माइस लाइव। लेकिन जैसे ही ग्रिफ्ट ने मतलब फर्दर जो ग्रिफ्ट था उन्होंने उस बैक्टीरिया को किल कर दिया हीट करके, ठीक है, हीट दे दी उसको और वो बैक्टीरिया वहीं मर गया। तो उन्होंने क्या फाउंड किया कि जो हीट है वो किल कर रही है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो इंजेक्ट किया गया था, वो माइस अलाइव हो गया। फर्दर आफ्टर इंजेक्टिंग अ मिक्सचर ऑफ, जब उन्होंने मिक्सचर इंजेक्ट किया किसका, जो हीट दिया हुआ एस कॉलोनिया और आर मतलब एस बैक्टीरिया है और लाइव आर बैक्टीरिया को, तो भी माइस डेड हो गया। तो उन्होंने क्या ऐड किया कि वॉज एबल टू रिकवर लाइव एस बैक्टीरिया फ्रॉम डेड माइस। दस देखो ये देखना आपको, एस स्ट्रेन है, हीट किल्ड, इंजेक्ट किया माइस में, माइस जी गया, और जब इन्होंने कॉम्बिनेशन डाला तो माइस की डेथ हो गई, ठीक है। तो 10 फ्रॉम अबव एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा है, ग्रिफ्थ एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है समहाउ वो ट्रांसफॉर्म हो गया है हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। तो ये गाइड किसने, मतलब इसको हमने नाम दिया था, उन्होंने दिया था, हमने तो नहीं दिया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। हाउ एवर टिल दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट तक जब तक ये नहीं हुआ था, जो बायोकेमिकल नेचर था जेनेटिक मटेरियल का उसको डिफाइन नहीं किया गया था, ठीक है। मतलब शुरुआत बेसिकली ग्रिफ्थ ने ही की थी, ठीक है। जो रफ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था वो नॉन वायरुलेंट था और स्मूथ वाला वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब होता है, वायलेंस क्या होता है, मतलब हिंसक। तो वहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस बैक्टीरिया से मौत हो रही थी, मतलब डेड हो गया था माइस, तो वो क्या है, वायरुलेंट है।
बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या था, इनिशियली जो प्रोटीन था वो कंसीडर किया गया एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, लेकिन ईयर 1933 से 1944 में ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलियोड और मैकलीन मकार्टी ने काम किया किसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, जो ग्रिफ्थ ने पीछे कर लिया था। तो उन्होंने प्योरीफाई किए बायोकेमिकल जैसे कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स एटसेट्रा बहुत सारे को ऐसे सेल से, इन ऑर्डर टू नो, क्या जानने के लिए कि कौन सा जो है ट्रांसफॉर्म कर रहा है लाइव आर सेल्स को एस सेल्स में। उन्होंने पाया कि जो डीएनए है एस बैक्टीरिया से वो इनफ है ट्रांसफॉर्म करने के लिए आर बैक्टीरिया को। उन्होंने प्रोटीएजेस यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स और आरएनएज यानी आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम का कोई इफेक्ट नहीं देखा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, मतलब उन्होंने वो डाला उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था उसका। लेकिन जैसे ही 10 जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था वो कंक्लूड हो गया था कि आरएनए और प्रोटीन तो नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने कंक्लूड किया कि सिर्फ डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात की पुष्टि हुई थी उस टाइम कि भाई डीएनए ही हमारा क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, तो ये हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम और अच्छे से समझेंगे। मतलब ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट चलती रहती है जब तक एक पर्टिकुलर और सटीक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच जाती मेडिकल साइंस, ठीक है। तो ये ऐसी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट चल रही थी जिसमें दूसरा नाम है हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट का। तो इन्होंने क्या किया था, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने 1952 में स्टडी किया बैक्टीरियोफाज के ऊपर, जिन्होंने दैट प्रूव्ड, क्या प्रूव किया उन्होंने कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। बैक्टीरियोफाजिस आर द वायरस दैट कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफाजिस वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरियोफाजिस थे वो अटैच किए गए बैक्टीरिया के साथ और उनका जो उनके जेनेटिक मटेरियल के साथ, देयर बाय एंटरिंग द बैक्टीरियल सेल, तो वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर गए। ये जो सेल्स थे, दीज सेल्स ट्रीट वायरल जेनेटिक मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर, इन्होंने बहुत सारे आगे फर्दर वायरस पार्टिकल्स बना दिए। हर्शे और चीज क्या चाहते, मतलब ये जानना चाहते थे कि भाई जो डीएनए है, मतलब जो डीएनए या प्रोटीन है वायरस से वो एंटर करता है बैक्टीरिया में या नहीं, ठीक है, मतलब कौन सा एंटर करेगा, या तो डीएनए या प्रोटीन, ठीक है। देयरफॉर दे ग्रू सम, तो उन्होंने इस वजह से कुछ वायरस जो है एक स्पेशल मीडियम में उगाए रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के साथ, और कुछ मीडियम में उगाए कौन से, रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ। तो उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर का यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो रेडियो एक्टिव फाजिस है उनको अलाउ किया गया कि वो एसोसिएट करे ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ, और जो इन्फेक्शन है वो बढ़ गया, वायरल कोट भी एलिमिनेट हो गई बैक्टीरिया से, ठीक है। उनको उसके बाद उनकी ब्लेंडिंग हुई, देयरफॉर जो सेपरेशन है वायरस पार्टिकल्स की वो डन बाय स्पिनिंग, एक प्रोसेस है, ठीक है, दैमिनेट सेंट्रीफ्यूग, उस प्रोसेस से उनकी सेपरेशन हुई वायरस की। तो जो बैक्टीरिया था जो इन्फेक्ट हुआ वायरस के द्वारा वो किसके साथ था, रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव, वो रेडियो एक्टिव थे जिन्होंने हेल्प किया था कंक्लूड करने में कि जो डीएनए है वो मटेरियल है जो कि ट्रांसफर हुआ है वायरस से बैक्टीरिया में। अगर इसमें हम कुछ और पॉइंट ऐड करें तो क्या है कि जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट हुआ है रेडियो एक्टिव प्रोटीन के द्वारा वो रेडियो एक्टिव ही नहीं थे, तो देयर फॉर दिस कंक्लूडेड कि जो प्रोटीन है वो ट्रांसफर नहीं हुआ वायरस टू बैक्टीरिया में, एंड जो हैंस जो प्रोटीन है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं था, ठीक है। आप इस डायग्राम को देख सकते हो कंसिडर करके। इसमें जो सबसे पहले दे रखा कि जो प्रोटीन कोड्स है जो फेजिस के वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड हैं, ठीक है, ये सबसे ऊपर ये देखो। उसके बाद क्या हुआ, जो फाजिस है इन्फेक्ट बैक्टीरिया विद जेनेटिक मटेरियल, फाजिस ने इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया को जेनेटिक मटेरियल के साथ। उसके बाद नो रेडियो एक्टिविटी एंटर, कोई रेडियो एक्टिविटी देखो एंटर नहीं कर पाई, ठीक है। डीएनए ऑफ फेजिस इज रेडियो एक्टिव, जो डीएनए है फेजिस का वो रेडियो एक्टिव क्या था, लेबल्ड था। फेजिस इन्फेक्ट बैक्टीरिया विद जेनेटिक मटेरियल, और रेडियो एक्टिविटी जो रेडियो एक्टिविटी है उसने सेल में एंट्री कर ली थी, ठीक है। तो ये था ये एक्सपेरिमेंट। अब बात करेंगे कि ये कुछ प्रॉपर्टीज है जेनेटिक मटेरियल की, डीएनए वर्सेस आरएनए की, ये मतलब आप खुद से रीड कर सकते हो, मतलब सारा, मतलब ये 4 पॉइंट दे के यहाँ पे बस उसको थोड़ा सा डिटेल दे रखी है कि भाई मतलब वही जो हम पढ़ चुके कि क्या 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 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि भाई वो एबल टू रेप्लिकेट इस जनरेट इट्स रेप्लिका, भाई रेप्लिकेशन तो होनी चाहिए ताकि आगे वो ऑफ स्प्रिंग जो होने पास हो सके। शुड बी स्टेबल, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए कि भाई इजिली डिस्ट्रॉय ना हो सके। शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, मतलब स्लो चेंजेस का भी कुछ ऐसा स्कोप प्रोवाइड होना चाहिए, यानी म्यूटेशंस वगैरह जो कि इवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली हम इवोल्यूट हो गई तो यहाँ तक इंसान बने हैं। तो इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म, मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में भी ये खुद को एक्सप्लेन करने में एबल होने चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे आरएनए वर्ल्ड की। आरएनए जो है वो पहला जेनेटिक मटेरियल था। बहुत सारे सेवरल मतलब ऐसे बहुत सारे एविडेंस है जो सजेस्ट करते हैं कि जो इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है वो आरएनए के इवोल्व मतलब अराउंड इवोल्व है। लेकिन आरएनए जो है वो एक्चुअली एज अ कैटेलिस्ट यूज किया जाता है और जेनेटिक मटेरियल भी कुछ वायरसेस में। लेकिन आरएनए जो है बीइंग अ कैटेलिस्ट वो रिएक्टिव, एक कैटेलिस्ट होने के नाते आरएनए क्या है, रिएक्टिव है एंड देयरफॉर अनस्टेबल। अनस्टेबल भी, आरएनए क्या है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है एज कम्पेयर टू डीएनए। दिस रिजल्टेड इन द इवोल्यूशन ऑफ डीएनए विच इज मोर स्टेबल, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, रजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयर। अब बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ से हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा डीएनए जो है कॉपी बनाता है खुद की सेल डिवीजन के दौरान। स्टेप्स क्या क्या है डीएनए रेप्लिकेशन में। सबसे पहला स्टेप है कि डीएनए अनजिप इट्स डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए अब भाई बिल्कुल एक दूसरे से कोइल्ड था, ठीक है, ऐसे मतलब जो दो स्ट्रैंड से एक दूसरे के ऐसे बिल्कुल कोइल्ड थे, तो वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, अनजिप्ड कर लेंगे एक दूसरे को, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये कैरिड किसके द्वारा होता है, एक एंजाइम है जिसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम के द्वारा ये जो अनजिपिंग है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की ये होती है इसमें, ठीक है। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है। अभी मैं पहले आपको रेप्लिकेशन वाला बता रही हूँ, शायद बीच में रह गया ये टॉपिक। इसको रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं हम। इसको मैं आपको मतलब ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, ये मैं आपको अभी समझा दूंगी। पहले हम रेप्लिकेशन कवर कर लेते हैं। मेरे पास वो टॉपिक आ गया है, पहले मैंने वो स्टार्ट कर दिया है, तो ठीक है वो सुने आप। तो मैंने क्या बताया, हेलिकेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो है डीएनए अनजिप करता है इसके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को। तो ये हेल्प करता है इन ब्रेकिंग, मतलब ये क्या काम करता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि होल्ड कर रहा है कमेंट्री बेसिस ऑफ डीएनए को, उनको अलग कर देता है। तो जो सेपरेशन है दोनों स्ट्रैंड की वो एक वाई शेप क्रिएट करती है जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है, रेप्लिकेशन फोर्क जिसको हम बोलते हैं। जैसे ये रहा रेप्लिकेशन फोर्क। दीज टू सेपरेटेड स्ट्रैंड्स एक्ट एज अ टेम्पलेट। ये जो दोनों सेपरेटेड स्ट्रैंड है ये एक्ट करती है एक टेम्पलेट के जैसे एक नया स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनाने के लिए। वन ऑफ द स्ट्रैंड इज ओरिएंटेड इन 3 to 5, ठीक है, एक की डायरेक्शन ये होती है जिसको हम रेफर करते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। लीडिंग स्ट्रैंड के कौन सी है ये अपनी 3 to 5, ठीक है, 3 ये रहा, ठीक है, ये लीडिंग होती है हमारी कंटिन्यूस या लीडिंग। और जो दूसरी होती है जो 5 से 3 प्राइम तक होती है उसको हम बोलते हैं लेगिंग स्ट्रैंड। ये इनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन मतलब होती है इनकी जो ओरिएंटेशन मतलब जो इनकी बनावट है, जो इनकी प्लेसमेंट्स हैं, उनके बेस पे जो दोनों स्ट्रैंड है वो अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब थोड़ा सा हम डिफरेंस समझेंगे कि लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड के बीच में क्या डिफरेंस है। लीडिंग स्ट्रैंड अ शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए रेफर्ड एज प्राइमर। एक जो शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए आरएनए होता है आरएनए का, उसको हम रेफर करते हैं एज अ प्राइमर, जो कि कम्स अलोंग एंड बाइंड टू द एंड ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, जो कि लीडिंग जो स्ट्रैंड है उसके ऊपर बाइंड करता है। जो ये प्राइमर है ये एज अ स्टार्टिंग पॉइंट एक्ट करता है डीएनए की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। ये हम लीडिंग स्ट्रैंड के पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले। तो इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज जो बाइंड करता है लीडिंग स्ट्रैंड से, वो हेल्प करता है नए कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऐड करने के लिए, ठीक है, टू द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन डायरेक्शन ऑफ 5 to 3, ठीक है। ये जो ये आपको दिख रही है ना, इसमें ऐड करता है। ये जो है कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होती है। जबकि अगर मैं बात करूँ लेगिंग स्ट्रैंड की, तो बहुत सारे प्राइमर जो हैं मेड फ्रॉम प्राइमेस एंजाइम से बने हैं जो कि बाइंड करते हैं वेरियस पॉइंट पे अलोंग द लेगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है डिसकंटिन्यूस है ये। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स चंक ऑफ डीएनए, यहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं जिसको चंक ऑफ डीएनए कहते हैं, वो ऐड हो जाते हैं लेगिंग स्ट्रैंड में 5 to 3, ठीक है, 5 to 3 प्राइम पे। तो दिस इज नॉट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस रेप्लिकेशन नहीं होती क्योंकि जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है वो दोबारा से विल नीड टू बी ज्वाइन टुगेदर, आगे उनको फिर से एक साथ ज्वाइन होने की जरूरत पड़ती है। तो आफ्टर मैचिंग ऑफ ऑल द बेसिस, मतलब सभी बेसिस के मैचेस के बाद, जैसे कि मैंने बताया था आइडिनाइन का थायमिन के साथ और साइटोसाइन का ग्वानिन के साथ,
आफ्टर मैचिंग ऑल द बेसिस एंजाइम कोल्ड एक्सोन्यूक्लियस, एक एंजाइम है जिसका नाम है एक्सोन्यूक्लियस, वो स्ट्रिप्स अवे द प्राइमर, प्राइमर को दूर ले जाता है, और जो गैप है वर फिल्ड बाय कॉम्प्लीमेंट्री, और जो ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनके द्वारा वो जो गैप बनता है वो फिल हो जाता है फर्दर। ठीक है, जो न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड है, जो अब न्यूली भाई जो नई स्ट्रैंड बनी है, इज प्रूफ रीड इन ऑर्डर टू मेक श्योर, मतलब वो अश्योर करती है कि उसमें कोई मिस्टेक नहीं है डीएनए की सीक्वेंसिंग के दौरान। तो इन द एंड में जो डीएनए लाइगेज है वो सील्स अप द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, उसको सील अप कर देता है जो डीएनए की सीक्वेंस है दो कंटिन्यूस डबल स्ट्रैंड्स में। तो जो रिजल्ट है इसका डीएनए रेप्लिकेशन इज जनरेशन ऑफ टू डीएनए, दो डीएनए के मॉलिक्यूल बनते हैं, कंसिस्ट करते हैं जो कि एक न्यू स्ट्रैंड और एक वन ओल्ड चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो इस स्कीम को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या है ट्रांसक्रिप्शन की। The process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as transcription. वो प्रोसेस जिससे हम कॉपी करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसी एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से आरएनए में, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो जो प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का वो गवर्न होता है बाय प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी एक्सेप्ट एडिनोसाइन विच फॉर्म्स ए पेयर विद यूरेसिल रेदर देन थाइमीन। ठीक है, अनलाइक जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन के, मतलब रेप्लिकेशन जैसा प्रोसेस नहीं होता जिसमें कि टोटल डीएनए ही डुप्लीकेट हो जाता है इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसमें ट्रांसक्रिप्शन के केस में सिर्फ एक सेगमेंट जो है डीएनए का या फिर सिर्फ एक ही स्ट्रैंड कॉपी होती है आरएनए में। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हम क्या क्या जो है पढ़ते हैं, द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय तीन रीजन होते हैं इसमें डीएनए के, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर। फॉलोइंग डायग्राम शोज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, मतलब इसमें आपके में डायग्राम भी दे रखा है, ये शो करता है, ये प्रोमोटर हो गया, स्ट्रक्चरल जीन हो गया, टर्मिनेटर हो गया। ओवरव्यू की बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, तो जो पहला स्टेप होता है वो है जीन एक्सप्रेशन। इस स्टेप पे क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी जीन से उसको यूज़ किया जाता है एक फंक्शनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जिसका नाम है प्रोटीन। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शन का वो क्या होता है, कॉपी करने के लिए आरएनए जीन्स के डीएनए सीक्वेंस का। ठीक है, आरएनए ऑफ जीन्स डीएनए सीक्वेंस। प्रोटीन कोडिंग जीन के केस में जो ट्रांसक्रिप्ट या फिर आरएनए कॉपी है जो हुई है, कैरी द इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है जो कि आगे पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है एक बार इसको समझेंगे। एक मिनट, यहाँ पे जो डीएनए सीक्वेंस होती है जो कोड करती है डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल के लिए, उसको भी एज अ जीन डिफाइन किया गया है। हावेर बाय डिफाइनिंग सिस्ट्रोन और मतलब पॉलीसिस्ट्रोनिक और मोनोसिस्ट्रोनिक क्या होते हैं, एक बार शायद मैंने एक चैप्टर में और आपको ये टर्म क्लियर की थी कि पॉलीसिस्ट्रोनिक वो होते हैं जिसके एक ही आरएनए पे बहुत सारे प्रोटीन या राइबोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं। मोनोसिस्टोनिक मतलब ये यूकैरियोट्स में होती है जिसके पे सिर्फ मतलब वन राइबोसोम फॉर वन प्रोटीन, मतलब ऐसा इसका होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। एक्सोन और इंट्रोन्स बहुत ईजी हैं, मतलब ये याद रखने होते हैं कि जो सीक्वेंस जो डिफाइंड होते हैं उनको हम एक्सोन कहते हैं। एक्सोन क्या होते हैं, वो सीक्वेंस है जो कि मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में होती है। ठीक है, इंट्रोन्स क्या होते हैं, डू नॉट अपीयर, ये मैच्योर्ड आरएनए में नहीं होते। ठीक है, तो यही है। हम अब सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज को समझेंगे। तो जो मेन एंजाइम इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन में वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। इट यूजेस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट को यूज करता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ आरएनए बनाने के लिए। टू बी स्पेसिफिक, आरएनए पॉलीमरेज फॉर्म आरएनए स्ट्रैंड इन 5 to 3 prime direction। ठीक है, by adding each new nucleotide to the 3' end of the strand। 3' end पे हर एक मतलब हर बार ऐड करता है नया न्यूक्लियोटाइड, क्या कैसे स्ट्रैंड बनाने के लिए आरएनए के 5' to 3'। ठीक है, अब बात करेंगे स्टेजेस क्या क्या है किसकी, ट्रांसक्रिप्शन की। सबसे पहला हमारे पास है इनिशिएशन। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड करता है खुद को सीक्वेंस ऑफ डीएनए के साइड जिसको बोलते हैं प्रमोटर, दैट इज फाउंड नियर द बिगिनिंग ऑफ जीन। जो कि देखो ये रहा प्रमोटर, कहाँ गया, ये रहा देखो। ठीक है,
यहाँ पे जो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही होता है, ईच जीन हैज़ इट्स ओन प्रोमोटर, हर एक जीन का अपना खुद का प्रोमोटर होता है, और अगर वो एक बार बाउंड हो जाए तो जो डीएनए स्ट्रैंड है वो सेपरेट होती हैं आरएनए पॉलीमरेज से, जो प्रोवाइड करती है सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट रिक्वायर्ड फॉर, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एलोंगेशन। इनिशिएशन में तो ये होता है। एलोंगेशन में अब क्या होता है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो एज अ टेम्पलेट फॉर आरएनए पॉलीमरेज एक्ट करेगी, और उसको हम रेफर करते हैं टेम्पलेट के, मतलब टेम्पलेट के तौर पे हम उसको रेफर भी करते हैं। ठीक है, तो जो पॉलीमरेज बिल्ड आरएनए मॉलिक्यूल आउट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड फॉर्मिंग अ चेन विच ग्रोज फ्रॉम 5 to 3 पे जो ग्रो करती है। ठीक है, ये जो 5 to 3 वाला था इसके आउट ग्रोथ करेगी। ठीक है, ये आउट ग्रोथ हुई ना इसकी, तो द सेम इंफॉर्मेशन इज कैरिड बाय आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के द्वारा जो इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन कैरी करी जा रही है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के फॉर्म में विद द बेसिस यूरेसिल इन स्पाइट ऑफ थायमिन, यूरेसिल होता है उसमें। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, कहाँ गया, टर्मिनेशन की। तो टर्मिनेटर सिग्नल आफ्टर द कंप्लीशन, जब आरएनए कंप्लीट हो जाए तो तब ये टर्मिनेटर सिग्नल देते हैं, और जब मतलब वंस द सीक्वेंस आर ट्रांसक्रिप्ट, जब एक बार सीक्वेंस ट्रांसक्राइब्ड हो जाए तो ये रिजल्ट करते हैं रिलीजिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, वो जो ट्रांसक्रिप्ट है ये जो इसको रिलीज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, रिलीज हो गए, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज और रो फैक्टर होता है। ठीक है, अब बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक कोड की। तो ये पूरा प्रोसेस था। देखो इसमें क्या होता है, ये इंट्रोन्स होते हैं, ये एक्सोन्स होते हैं। ठीक है, आरएनए स्प्लाइसिंग ये अब यहाँ तक हमारे पास आ गया था। इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या था, 5 to 3, यहाँ पे 3 होता है। ठीक है, कैप सबसे पहला कैपिंग होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, हाँ कैपिंग होगी। उसके बाद यहाँ पे जीपीपी हमारे पास होता है, ये एक्सोन, ये इंट्रोन। इंट्रोन मैंने बताया था हमारे लिए यूजलेस होते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग हो जाती है हर एक एक्सोन के ऊपर, सॉरी हर एक इंट्रोन के ऊपर ये जो है अपनी क्या होती है, आरएनए स्प्लाइसिंग होती है। ठीक है, ये पोली टेल होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आगे मैं बताती हूँ आपको। तो जो सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ये होती है कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है जो कंटेन करता है एक्सोन इंट्रोन दोनों, और जो कि एंड आर नॉन फंक्शनल, जो कि क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। इट इज सब्जेक्टेड टू प्रोसेस स्प्लाइसिंग के द्वारा जो इंट्रोन्स उनको रिमूव किया जाता है और एक्सोन को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है। देखो ये स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है, जो इंट्रोन्स है जो हमारे यूज में नहीं आते उनको रिमूव कर दिया जाता है, और जो एक्सोन है वो एक दूसरे के साथ उनको जोड़ दिया जाता है। ये हमारे पास बन गया। ठीक है, मैसेंजर आरएनए। अब बात करेंगे जेनेटिक कोड की। तो जो जेनेटिक कोड है वो सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन एनकोड की गई है जेनेटिक मटेरियल के अंदर, जिसके डीएनए या एमआरएनए सीक्वेंस में, वो ट्रांसलेट की जाती है प्रोटीन्स में लिविंग सेल के द्वारा। ठीक है, रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो एक न्यूक्लिक एसिड होता है वो कॉपी किया जाता है कि वो दूसरा न्यूक्लिक एसिड बना सके। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ट्रांसलेशन के द्वारा जो ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल का, वो कैरी किया जाता है एक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से दूसरे पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड में। दस इट कैन बी सेड दैट जीन्स आर एक्सप्रेस, दो वे में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, जो डीएनए सीक्वेंस होती है किसी भी जीन की उसको रीराइट करते हैं हम आरएनए में, और यूकैरियोट के केस में आरएनए गोज थ्रू एडिशनल प्रोसेसिंग स्टेप अंडरगो करती है यूकैरियोट के केस में एक एमआरएनए को बनाने के लिए। ट्रांसलेशन के दौरान जो सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड की वो ट्रांसलेट होती है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन चेन। अब बात करूँ डेफिनेशन ऑफ कोड क्या होती है। सेल्स डिकोड एमआरएनए बाय रीडिंग देयर न्यूक्लियोटाइड इन ग्रुप्स ऑफ 3 कोल्ड कोडोन। कोडोन्स में एग्जांपल कोडोन की क्या क्या है, AUG हो गया, ATG एटसेट्रा। कुछ फीचर हैं कोडोन के, वो क्या क्या कि मोस्ट जो कोडोन्स है वो स्पेसिफाई अमाइनो एसिड होते हैं। 3 स्टॉप कोडोन मार्क द एंड ऑफ, मतलब ये सारे जो फीचर्स हैं वो आप खुद से पढ़ लें, मतलब याद रखने वाले बहुत ईजी फीचर हैं यहाँ पे। ठीक है, सारी ये हमारी जेनेटिक टेबल है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करेंगे म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। ये सिकल सेल एनीमिया म्यूटेशंस वगैरह हम कौन से चैप्टर में कवर किया था हमने, प्रिंस मतलब वो अपना शायद पीछे वाला ही चैप्टर था। ठीक है, म्यूटेशंस वगैरह फ्रेमशिप, ये हम उस चैप्टर में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब किसकी, ट्रांसलेशन की।
ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। जो ट्रांसलेशन है वो रेफर करता है टू प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ, मतलब अमाइनो एसिड का पॉलीमराइजेशन होना, क्या बनाने के लिए, पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए। ठीक है। जो ऑर्डर और सीक्वेंस होते हैं अमाइनो एसिड की वो डिफाइन की जाती है सीक्वेंस ऑफ बेसिस, मतलब कैसी सीक्वेंस है बेसिस की एमआरएनए में। एंड दीज अमाइनो एसिड आर ज्वाइंड बाय, और इन अमाइनो एसिड को ज्वाइन किया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है जो कि फॉर्म होता है बाय यूसेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूसेज के बाद जो फॉर्म होता है। देयरफॉर इन द फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में अमाइनो एसिड जो एक्टिवेट होता है और लिंक कर जाता है कोग्नेटेड टीआरएनए से। ठीक है। जो कि रेफर जिसको हम करते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर अमाइनो एसिटाइलेशन ऑफ टीआरएनए के तौर पे। जब हम इन चार्ज्ड टीआरएनए को एक साथ मतलब क्लोज लाते हैं तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है जो फॉर्म हुआ है फॉर्म्ड हो जाएगा, और ये जो फॉर्मेशन है कैटेलाइज्ड हो जाएगी, दैट इनहेंसेस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इसमें क्या क्या है, तो ये था हमारा ट्रांसलेशन। ठीक है। पूरा एक मिनट रुको। क्वेश्चंस की हम फिर बात करेंगे। अब हम यहाँ पे लैक ओपरेन को और थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ये कंसिस्ट करता है एक रेगुलेटरी जीन यानी आई एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन यानी वाई, जेड और ए। जीन आई जो होते हैं रेगुलेटरी वाला जो जीन है वो कोड करता है रिप्रेसर ऑफ लैक ओपरेन के तौर पे, और जो जेड जीन कोड होता है वो बेटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, और दैट इज जो रिस्पॉन्सिबल है डाइसैकेराइड के हाइड्रोलाइसिस के लिए। ठीक है। लैक्टोस मोनोमेरिक यूनिट में, गैलेक्टोस एंड ग्लूकोज में। जीन वाई कोड करता है किसके लिए, परमिएज के लिए, जो इंक्रीज करता है परमिएबिलिटी सेल की। जीन ए कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, जीन ए जो है वो कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कौन सा जीन कौन किसके लिए कोड करना है, ये तो याद ही रखना है। ठीक है। सिंपली लैक्टोज जो है वो सबस्ट्रेट होता है एंजाइम बेटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, और रेगुलेट करता है स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ ऑपरेन, सो इट इज कॉल्ड इंड्यूसर। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इंड्यूसर कौन सा होता है ये इसमें ऑपरेन में, लैक ऑपरेन में तो लैक्टोस होता है वो। ठीक है। रेगुलेशन जो होता है लैक ऑपरेन का बाय रिप्रेसर इज उसको हम नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं, जो रिप्रेसर के द्वारा रेगुलेशन हो। ऑपरेशन जो होता है लैक ऑपरेन का इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन के। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ था 1990 में, क्या फाइंड आउट करने के लिए, ये हमारा हो गया था ह्यूमन जीनोम टू खांगे 1990 में, कि कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस जो है ह्यूमन जीनोम की यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, क्या आइसोलेट करने के लिए या क्लोन करने के लिए डीएनए सेगमेंट फॉर डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंस। अब गोल क्या क्या थे एचजीपी के, आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स, मतलब जितने भी जीन है उनको आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइन करना सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए, स्टोर करना इस इन्फॉर्मेशन को डाटाबेस में, इंप्रूव करना टूल को डाटा एनालिसिस के लिए, ट्रांसफर करना रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को दूसरे सेक्टर्स में ताकि वो सेव रहे, एड्रेस करना लीगल इथिकल और सोशल इश्यूज जो कि अराइज कर सकते हैं प्रोजेक्ट के दौरान। तो जो प्रोजेक्ट है वो कोऑर्डिनेट किसके द्वारा हुआ था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये याद रखना है। जो मेथड है उसमें इन्वॉल्व थे 2 मेजर अप्रोचेस। सबसे पहला ये था कि आइडेंटिफाई करो कि भाई कौन से जीन है जो एक्सप्रेस कर रहे हैं आरएनए को एज आरएनए, उसको बोला था एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट EST। जो सेकेंड सीक्वेंस थी इज the all set of genome that contained that all coding and न्यू कोडिंग, जो नॉन कोडिंग और कोडिंग सीक्वेंस को कंटेन कर रहा था जिसको बोला था हमने सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है। साइलेंट फीचर क्या क्या थे ह्यूमन जीनोम के, कहाँ गए साइलेंट फीचर्स, हाँ ये रहे। ठीक है। साइलेंट फीचर क्या क्या थे ह्यूमन जीनोम के, जो ह्यूमन जीनोम है वो कंटेन, मतलब ये सारे फीचर्स आपको खुद से पढ़ लेने हैं, बहुत ईजी हैं तो समझ आ जाएंगे, याद ही करने वाली चीज़ें हैं इसमें। ठीक है। और अब बात करेंगे फिंगरप्रिंटिंग की, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसमें क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत ही क्विक वे है क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए डीएनए सीक्वेंस को किसी भी 2 इंडिविजुअल की। ठीक है। इंक्लूड करता है आइडेंटिफाई करना, मतलब डिफरेंस क्या क्या है, कुछ स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस। तो पता कैसे लगाया जाता है कि भाई हर एक इंडिविजुअल के डीएनए सीक्वेंस में कुछ ना कुछ जो है थोड़ी सी सिमिलरिटी और कुछ ना मतलब कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है।
कोल्ड एज रिपीटेटिव डीएनए होते हैं उस रीजन में, तो एक स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए है जो बहुत बार रिपीट होती है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द बेस कंपोजिशन, बेस की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करके जो लेंथ है सेगमेंट की और नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट जो है सैटेलाइट डीएनए की वो क्लासीफाई होते हैं बहुत सारी कैटेगरीज में, ठीक है। पोलीमॉर्फिज्म मॉर्फिज्म जो है डीएनए सीक्वेंस में वो क्या होता है, जेनेटिक मैपिंग के लिए होता है ह्यूमन जीनोम की एज वेल एज फिंगरप्रिंटिंग में। तो जो टेक्निक है फिंगरप्रिंटिंग की वो इनिशियली डेवलप किसके द्वारा हुई थी, एलेक्स जेफरे के द्वारा। उन्होंने यूज किया था सैटेलाइट डीएनए को एक प्रोब के जैसा टू सो हाई पोलीमॉर्फिज्म वॉज कोल्ड। हाई पोलीमॉर्फिज्म को क्या बोला जाता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, यानी VNTR, ठीक है। अब मैं आपको एक जो है ब्रीफ सी टेबल दे रही हूँ इसकी, ठीक है। जो ये हमारी ये प्रोसेस तो था ही, बस समरी के तौर पे क्या क्या होता है कि देखो जब हम ये करते हैं डीएनए वगैरह के स्टडी वगैरह, इसको जब आइसोलेट वगैरह करते हैं और इसको ट्रांसफर करना होता है, तो ये मतलब कैसे क्या होता है, पहले सबसे पहले डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसी भी सेल के अंदर से हाई स्पीड रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज के द्वारा। फिर उसका एम्प्लीफिकेशन होता है डीएनए कंटेंट का पीसीआर के द्वारा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा। फिर जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन है उनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा कट किया जाता है। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसेस है जो आप पढ़ चुके होंगे, मैंने कवर कर रखा है लेक्चर इसके ऊपर, उससे उसमें उसको डाला जाता है। फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को स्प्लिट किया जाता है सिंगल स्ट्रैंड में, ठीक है। डबल है, आप उनको सिंगल सिंगल कर लिया। तो जो साउदर्न ब्लोटिंग मतलब क्या होता है कि ट्रांसफरिंग सेपरेटेड डीएनए, जो सेपरेटेड डीएनए उसको ट्रांसफर करना नाइलोन या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज शीट के ऊपर। जो नाइलोन शीट है वो इमर्स इन अ बाथ हैविंग प्रोब्स और मार्कर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करती है, मतलब कि वो बहुत सारे प्रोब्स और मार्कर के अंदर होती है। तो जो नाइलोन मेम्ब्रेन है वो प्रेस्ड ऑन एक्सरे फिल्म, वो एक्सरे फिल्म के ऊपर प्रेस की जाती है, जिसको हम ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं। उसके बाद जो डार्क बैंड डेवलप हो जाती है प्रोब साइड पे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये फिनिश हो गया है। अपना एनसीईआरटी से आप रीड कर ली इसको अच्छे से। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।